हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको रोज यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू मिल रहे हैं, जो कि हम सब्जेक्ट वाइज करा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक पॉलिटी का करा रहे हैं। और पॉलिटी का भी चैप्टर 1 भारत का संवैधानिक विकास, जिसके कल आपको 20 क्वेश्चन मिल चुके थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। किसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। किस अधिनियम ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858 और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारत सरकार 1919 के द्वारा देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। ठीक है, ये भी जो लाइन है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक, अब इसके बारे में देखते थोड़ा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसके नाम से भी जाना जाता है। और इसके द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। इसकी कुछ अन्य विशेषताएं क्या हैं, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसकी कुछ अन्य विशेषताएं ये हैं कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई और लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों यानी कि एंग्लो इंडियंस और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। देखिए 1909 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम था, उसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली का आधार बनाया गया या उनको पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई। 1919 के द्वारा इस पृथक निर्वाचन प्रणाली को विस्तारित किया गया और ये पृथक निर्वाचन प्रणाली में मुस्लिमों के अलावा सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 1909 के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली में सम्मिलित किया गया और 1919 के द्वारा सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और इन लोगों को शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? तो संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है, संविधान सभा भंग कर दी जाती है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है? दोनों सही है कि केवल ए, केवल बी, या इन दोनों में से कोई भी नहीं? तो देखिए, संविधान सभा का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ संविधान ही तो तैयार करना नहीं था, इसके अलावा भी उसने बहुत से काम किए। अब देख लेते हैं कौन कौन से काम किए थे उन्होंने। इसके अलावा संविधान सभा ने अधिनियमित कानून को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कर उसकी मंजूरी दी। इस और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय ध्वज को भी अपनाया। तो संविधान सभा ने ये सारे काम भी किए थे। ठीक है, इस आधार पर ये पहला फैक्ट गलत हो जाएगा। अब दूसरा है कि एक बार जब संविधान अस्तित्व में आ जाएगा तो संविधान सभा भंग कर दी जाएगी। ये तथ्य बिल्कुल सही है। यही डिसाइड हुआ था कि जब संविधान बन जाएगा तो संविधान सभा भंग कर दी जाएगी, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा? केवल बी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और संविधान सभा को भंग कर दिया गया। तो आप ये ध्यान रखेंगे, संविधान सभा को भंग किया गया था 24 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा किया गया। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 389। देखिए 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। ठीक है, और संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया गया। ठीक है, और क्या प्रोसेस था? एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से 1947 तक? फिर संविधान सभा के भी अध्यक्ष बने और उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935।
देखिए, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 के दस्तावेजों के अनुसार होता था। इस अधिनियम में 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां थी और इसकी विशेषता ये थी कि अखिल भारतीय संघ प्रांतीय स्वायत्ता, अखिल भारतीय संघ प्रांतीय स्वायत्ता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना और संघीय न्यायालय की व्यवस्था। ये 1935 के अधिनियम के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसका प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार के अधीन लाना था, अतः भारत सरकारों के अधिकारों का स्रोत ब्रिटिश सम्राट था। देखिए, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये कोई नए क्वेश्चन नहीं फ्रेम किए गए हैं। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन अब तक के एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं ये सारे वही क्वेश्चन है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे कि लेखपाल, होमगार्ड, कांस्टेबल, उसमें जीएस का पोर्शन कैसा रहेगा। ठीक है। हालांकि 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वतंत्रता जैसे कुछ उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार थे। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? पंचवर्षीय योजना, मौलिक अधिकार, मौलिक दायित्व। पंचवर्षीय योजना को यहाँ पे पी से दिखाया गया है, मौलिक अधिकार को क्यू से दिखाया गया है और मौलिक दायित्व को आर से दिखाया गया है। तो रूस से कौन से लिए गए थे? तो रूस से लिए गए थे पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व, यानी कि पी और आर। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया था। देखिए, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना, मौलिक दायित्व, जिसको मूल कर्तव्य भी कहते हैं, ये रूस के संविधान से लिया गया था, जबकि मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया था। और मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। ठीक है। और मूल अधिकार होते क्या हैं? ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए अनिवार्य माने जाते हैं, जिन्हें संविधान का संरक्षण भी प्राप्त होता है। और इसके अलावा क्या था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा एक नया भाग 4 ए या 4 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 ए जोड़ा गया, जिसमें कुल 100 मौलिक कर्तव्यों का समावेश, इसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ठीक है। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 में हुआ था, इसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और ये 11वां मूल कर्तव्य किससे संबंधित था? ये संबंधित था शिक्षा के अधिकार से। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया जाता है? कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? कौन सा काम संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? तो इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया था, ये बिल्कुल ठीक है। इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया, ये भी बिल्कुल ठीक है, अभी आपने देखा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना, ये गलत है। और इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया, ये बिल्कुल सही है। देखिए, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही चुने गए थे, लेकिन वो संविधान सभा ने नहीं चुना था, वो उनको जनता के द्वारा चुना गया था। तो इस वजह से ये तथ्य गलत हो जाएगा। ठीक है। इसका उत्तर यही है कि ये काम संविधान सभा ने नहीं किए थे। इसके अलावा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत करना और राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत करना, ये सभी काम संविधान सभा के द्वारा ही किए गए थे। इसके अलावा देख लेते हैं कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन हुआ कब था? तो ये मई 1949 में हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था 24 जनवरी 1950 को। और जवाहरलाल नेहरू को भारतीय जनता के द्वारा प्रधानमंत्री चुना गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली करने और अंतः क्षेत्रों के निवासी को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो इसके द्वारा संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। देखिए, संविधान की पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नामों का वर्णन होता है। ठीक है। अतः भारत और बांग्लादेश के मध्य जो भी अदला बदली हुई है और उसमें जो भी संशोधन हुआ है, उसके द्वारा पहली अनुसूची में संशोधन किया गया है। और ये संशोधन जो हुआ था, ये 100वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हुआ था। जो पहली अनुसूची में परिवर्तन किए गए थे वो 100वें संविधान संशोधन अधिनियम से किए गए थे, क्योंकि इसके तहत भारत ने अपने कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने कुछ क्षेत्र भारत को दिए और भारत ने कुछ बांग्लादेश को दिए। ठीक। और ये हुआ कब था? ये 2015 में हुआ था। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये किससे संबंधित है संविधान संशोधन अधिनियम? तो ये भारत और बांग्लादेश के क्षेत्रों के आदान प्रदान से संबंधित है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? तो नए राज्यों के गठन के विषय में अनुच्छेद 3 में प्रावधान किया जाता है। अनुच्छेद 12 में क्या लिखा गया है? यहाँ पे राज्य की परिभाषा का है। और राज्य में क्या क्या शामिल होते हैं? यहाँ पे राज्य से तात्पर्य केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार के अधीन कंपनियां, राज्य सरकार के अधीन कंपनियां, केंद्र सरकार के अधीन संस्थाएं, राज्य सरकार के अधीन संस्थाएं, इन सब के बारे में समावेश होता है। मतलब उन सारी चीजों में उन सारी चीजों को राज्य के अंतर्गत माना जाएगा जिसपे सरकार का नियंत्रण होता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 में क्या बोला गया है? इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में प्रावधान है। और अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना या भारतीय नागरिकता का समाप्त हो जाना, इसमें ये शामिल है। यानी कि अनुच्छेद 9 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। ठीक है। और नागरिकता से संबंधित प्रावधान कौन से भाग में है? तो ये भाग 2 में है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? तो विधानसभा कहाँ है? अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, दमन एंड दीव और चंडीगढ़। तो विधानसभा है पुदुचेरी में। भारत में कुल 8 संघ राज्य क्षेत्र है, यानी कि 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है। कौन कौन सी? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड पुदुचेरी। ठीक, 7 और ये 8। इन 8 संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली और पुदुचेरी राज्यों में एक विधानसभा और मंत्रियों की परिषद है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर को कब यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था? ये दिया गया था 5 अगस्त 2019 को। ठीक है। अब कुल 8 संघ शासित प्रदेश हो गए हैं, जिनमें से जम्मू एंड कश्मीर में भी विधानसभा होगी। ठीक है। और ये लागू कब से हुआ? ये 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में इस समय 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। जब ये लागू हुआ था तो उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। ठीक। बाद में 4 अनुसूचियां और बढ़ी हैं समय के साथ साथ, तो इसलिए अब टोटल 12 अनुसूचियां। जब संविधान लागू हुआ था तब सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो 6ठी अनुसूची में कौन कौन से हैं? एटीएमएम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। यानी कि इसमें क्या नहीं होगा? इसमें नागालैंड नहीं होगा। देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। और 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 जनजातीय क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के बारे में है। और 5वीं अनुसूची में इन चारों को छोड़कर बाकी के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में प्रावधान है। और नागालैंड इस अनुसूची में शामिल नहीं है। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची निहित है, ये बिल्कुल ठीक है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित है, ये भी बिल्कुल सही है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां निहित है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान निहित है, ये बिल्कुल गलत है। ये इसके पहले वाला जो हम लोग ने क्वेश्चन किया था ना, ये अनुसूचित क्षेत्र वाला, तो एक जो क्वेश्चन किया था ये हम लोग ने 6ठी अनुसूची का किया था, लेकिन जो ये वाला प्रावधान यहाँ लिखा है अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, ये अनुसूची 5 का है। ठीक है। और 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है, आप ये ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये देखिए, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण का प्रावधान 5वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ था, इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार, शक्तियों और कार्य का उल्लेख है। और इसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लिखित है। राज्यसभा में भारत के लिए राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में है? यह अनुसूची 4 में। देखिए, प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन को लोग भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में किया गया है। और 6ठी अनुसूची में भी हम लोग ने देखा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के बारे में है। और 5वीं अनुसूची में जो अन्य है
अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान है। और 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी? बोडो, कोंकणी, सिंधी या कश्मीरी? यानी कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान में इनमें से कौन सी भाषा थी शामिल? तो ये कश्मीरी थी। ठीक, बोडो जो थी ये उसमें शामिल नहीं थी, और जो सिंधी थी सबसे पहले सिंधी को ही 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें शामिल किया गया था। इसके बाद फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, इसके द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुर को इसमें शामिल किया गया। फिर 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 4 भाषाएं और जोड़ी गई, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया, फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा KMN यानी कि कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया, फिर 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा BDMS यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इनको जोड़ा गया, और कश्मीरी भाषा पहले से ही इसमें शामिल थी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की डैश उस अनुसूची में उल्लिखित है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कौन सी अनुसूची में उल्लेख है? तो ये पहली अनुसूची में इसका उल्लेख है। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया? यानी कि शपथ का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? ये है 3री अनुसूची में। देखिए, और इसमें किसकी किसकी शपथ का उल्लेख है? तो इसमें संघ और राज्यों के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संसद के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य, इनके द्वारा जो शपथ ली जाती है उसके प्रावधानों का उल्लेख है। और यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ के बारे में उल्लेख नहीं है, इनके लिए अलग से अनुच्छेद है। तो आप उन अनुच्छेदों को भी याद कर लीजिए, जैसे कि राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में दिया हुआ है। ठीक, उपराष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 69 में दिया है, और राज्यपाल की शपथ का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 159 में दिया हुआ है। तो आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये अलग से भी पूछता है, और अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन बनाएगा तो ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दे सकता है ना? तो इसको ध्यान से आप याद करेंगे। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब से इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 395 ही अनुच्छेद है, जबकि अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। और पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें भूमि सुधार संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो उसके पास केंद्र जांच ब्यूरो यानी कि CBI को तलाशी और जब्ती करने के प्राधिकृत करने का अधिकार है। ये बिल्कुल सही है, ये पावर दी गई है संविधान के द्वारा CBI को। और लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के तबादले और निलंबन की सिफारिश करने का भी अधिकार है। ये प्रावधान भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? A और B दोनों सही है। ठीक है, देखिए, संविधान के संदर्भ में उसके पास CBI को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है। ये बिल्कुल सही है। और लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के तबादले और निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। अतः A और B दोनों सही हैं। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? राष्ट्रीय भाषा है, तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, और हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत की स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, और इसको ये कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में वर्णन है। तो ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में वर्णन है, और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है। यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? तो ये बोला जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 के एक्ट को। ठीक है, और इसको और क्या कहते हैं? इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी। और इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है?
प्रांतों में एक आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, और इसके लिए प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति को लागू किया गया था। कब भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया? हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। तो ये था 26 जनवरी 1950 को। देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश था, और इस निर्णय के बावजूद भारत ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी, और राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, और आज भी ये चलता चला आ रहा है। आपने सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, जिसमें वे सभी देश जो कभी ना कभी ब्रिटिश शासन के अधीन थे, वो सब इस खेल में शामिल होते हैं। वर्तमान में राष्ट्रमंडल की स्थापना लंदन घोषणा पत्र के द्वारा, इसकी स्थापना 1949 में करी गई थी, ठीक है, और इसका मुख्यालय लंदन में है, और इसमें कुल 56 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन हम कल देखेंगे, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।